अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछले दिनों में से सबसे अगर कोई मुश्किल दिन है, मुश्किलात तो वैसे काफी टाइम से चल रही हैं पीटीआई के लिए, लेकिन सबसे मुश्किल तरीन दिन अभी तक के हिसाब से आज के दिन को करार दिया जा सकता है, क्योंकि पीटीआई या किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ इसमें होती है उसके लीडर्स से, उसके कारकुनान से, उसके वर्कर्स से। कोई भी पार्टी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती डिराइव करती है। आज वही स्ट्रेंथ चूंकि असरअंदाज होती हुई और एक के बाद एक, यके बाद दीगरे अटैक खाती हुई नजर आई, और जैसे जैसे जो लोग हैं जिनका इनखिला होता गया पीटीआई से, वो यकीनन शॉकिंग टू से द लीस्ट था। और इसको पीटीआई कतन ये नहीं कह सकती, जैसे पिछले कुछ लोग जब गए थे तो कहा जा रहा था जी ये तो टिकट हमने इनको दिए ही नहीं थे। इस दफा ये नहीं कहा जा सकता, आज के लॉसेस के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों के इनखिला से या निकल जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी को क्यों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्क ना पड़े, क्योंकि यकीनन कोई भी पार्टी अपने इन्हीं तमाम पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है जो कि उसके अपने लोग होते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना पार्टी में लगाया होता है। 34 नाजरीन हो गए हैं नंबर अभी तक के निकले हुए पीटीआई से लोगों के। उसमें सरे फहरिस्त अभी तक जो नाम है, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी तो वैसे तो रिपोर्ट हो रहा है, उन्होंने कोई इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक तो नहीं की है, लेकिन उनको हर तरफ से यही रिपोर्ट किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन्होंने अपना एग्जिट लिया है वो है शीरी मजारी साहिबा। कोई शक नहीं नाजरीन, उनके तर्ज सियासत पे उनके अल्फाज कई दफा अपने मुखालफीन के लिए कई जरूरत से ज्यादा काफी दफा चुभने वाले हो जाते थे, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल्स थे या एक जो खातून, किसी भी खातून का सियासत में होना बाय इटसेल्फ एक बहुत काबिले तारीफ एक चीज है, क्योंकि एक एपिटमी ऑफ पावर होती है कोई भी खातून जो कि सियासत में होती है। मरियम नवाज साहिबा को भी इसलिए जब भी वो सियासत करती हैं देखकर इसीलिए दिल खुश होता है, और ये बात किसी भी खातून के लिए लागू होती है जो कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स सियासत पे कदम रखती है, एक मेल ओरिएंटेड सियासी मैदान में पाव जमाती है अपने। शीरी मजारी साहिबा भी ऑब्वियसली इसमें एक बहुत अहम नाम थी। ना सिर्फ उन्होंने पीटीआई छोड़ी है बल्कि पूरी तरह से सियासत को खैरोबाद कह दिया है, और वो कह तो ये रही हैं कि बगैर किसी प्रेशर के ये बात वो कर रही हैं, लेकिन आज 5वीं दफा था जब उनको अदालत ने रिलीज किया और फिर उनको 3 MPO के तहत, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के कानून के तहत, जो कि हर तरह से ड्रैकोनियन कहा जा सकता है, उसके तहत उनको दोबारा उठा लिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि अब मेरी सेहत और मेरे फैमिली के जो कमिटमेंट्स हैं वो मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं आगे मजीद इस पूरी चीज को आगे बढ़ाऊं या सियासत करूं। जो 34 नाम है नाजरीन, उन तमाम की जो लूप है ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 34 नामों की बड़ी तफसीली फहरिस्त है, जिसमें मैं कुछ ही पढ़ देती हूँ वरना तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, अजमल वजीर साहब हैं, आमिर क्यानी बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जैसे फयाजुल हसन चौहान, फैजुल्ला का मौका, ये तमाम तर नाम हैं। और जलील शिरकपुरी जिन्होंने PMLN छोड़कर पीटीआई ज्वाइन की थी, चौधरी वजात हुसैन भी कल बड़ी विकेट थी जो कि गिरी थी, ये तमाम नाम हैं, महमूद मौलवी, आफ्ताब सिद्दीकी जो पीटीआई के कराची के प्रेसिडेंट थे, वगैरह वगैरह। तो ये सारे नाजरीन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धचका है जो कि पीटीआई को लगा है। आगे आने वाले टाइम्स में होने क्या जा रहा है, और कोई भी सियासी जमात जब इस तरह की किसी चीज से गुजरती है तो यकीनन वो एक तकलीफ दे अमल होता है। 2018 में PMLN के लोग जब टूटते थे और उनके लोगों को बुलाकर जब धमकियों वाले कॉल्स आते थे, बाद में वो कहते थे हमें महकमा ज़राअत से फोन आए थे, वो भी बड़ी तकलीफ दे बात थी। आज वही PMLN जब गवर्नमेंट में बैठे हैं तो क्या अपने ओपोनेंट्स को इस तरह से देखकर खुश है? क्या इस वक्त बगैर ऑपोजिशन के मुल्क में सियासत करने में PMLN खुश है? कोई भी रेस में, कोई भी मुकाबले में जीतने का मजा, जीतने का जश्न तभी है जब आप एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ लड़ें और फिर जीतें। बगैर ओपोनेंट के रेस भागने में PMLN या तमाम तर जो हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं, क्या उनको आइंदा अच्छा लगेगा कि सियासी मैदान खाली है और आप अकेले रेस में भाग रहे हैं, अकेले आप रेस भी जीत गए? क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई अपोजिशन जमात अगर पीटीआई नहीं होगी तो कौन सी होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। आज उन्होंने उनकी पेशी थी जिसमें उनकी अहलिया बुशरा साहिबा भी उनके हमरा थी। जमानतें तो मिल गई हैं, इमरान खान की जो अबूरी जमानतें हैं उनमें भी तोसी हुई है, बुशरा साहिबा को भी जमानत मिली है। और अल कादिर ट्रस्ट केस का जो पूरा मामला था, इमरान खान साहब आज उस टीम को अपने सवालात, जो उनके सवालात थे उनके जवाबात जमा कराते हुए नजर आए हैं। लेकिन नाजरीन, खान साहब सियासतदानों से बात करने से क्यों गुरेज हैं? जब वो गवर्नमेंट में थे तब तो वो खुला खुला कहते थे कि मैं इन चोरों से कभी भी बात नहीं करूंगा। चोर डाकू कहकर मुखातिब करना और फिर उनसे बात ना करना उस प्रिटेक्स्ट पर। खान साहब को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपनी ही वो मेडिसिन है जो अभी वो टेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर बात कर लेंगे कि क्या वाकईतन ऐसा ही है, क्योंकि कल भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और एक बैनुल अक़वामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो बात की, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं,
کھل کر نہیں کہہ رہے کہ سٹنگ گورنمنٹ سے یا پرائم منسٹر سے بات کرنے کو تیار ہوں. ابھی بھی کہتے ہیں کہ آرمی سے جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہوں. اور جب میں یہ بات آپ سے کر رہی ہوں, مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاہ محمود صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے, کیونکہ ان کے پارٹی چھوڑنے کی خبریں تو تھیں, لیکن شاید وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے یا اعلان نہیں کر رہے. پروبیبلی یہ بھی جو ہے یہ ایک ریزن ہوگا. اور مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ صاحب کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. خیر, یہ تمام تر چیزیں انفولڈ ہوں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی. لیکن خان صاحب ابھی کل کے انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, ابھی بھی وہ آرمی سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے دروازے خود ہی بند کیے ہیں. جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب بھی وہ یہ بات کرنے سے انکاری تھے جمہوری لوگوں سے, اور ابھی بھی وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. کل انہوں نے کیا کہا ہے یہ سنیے گا. اور پھر 17 اکتوبر 2020 کو خان صاحب نے اپنے اوپوننٹس کو جیل میں بند کرنے کے حوالے سے جو کہا تھا وہ بھی سنیے گا. Past few months made several gestures that, I'm a politician, I won't dialogue with anyone, including the army chief or with the establishment. But I'm afraid it takes two to tango. There's no one to talk to. موجودہ آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے, اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے, وی آئی پی جیل نہیں ہوگا. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. جی ناظرین, خان صاحب نے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کر ایک اشارہ کیا تھا کہ تمہیں دیکھتا ہوں کیسے رکھتے ہیں. اور اب ان کے لوگ بھی بدقسمتی سے یہی چیز جھیل رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. یہ کسی کے لیے کسی کے ساتھ بھی ہو یہ بدقسمت ہے. لیکن خان صاحب نے جو ان کے اوپوننٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت خود رکھی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جو ابھی اس سے پہلے آپ نے شارٹ سنا, خان صاحب ابھی بھی آرمی چیف کے ساتھ ٹینگو کرنے کو تیار ہیں, لیکن جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, جو الیکشنز کے تھرو لوگ آئے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے میں ایٹ لیسٹ کھل کے کہہ دیں. اس میں کوئی قباحت خان صاحب کو نہیں ہونی چاہیے, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ریزن ہے. بہرحال جو ملک میں ہو رہا ہے وہ ہرگز کسی بھی طرح سے آپ اس کو صحیح ٹرم نہیں کر سکتے, اینڈ اٹ از انڈیڈ انفارچونیٹ. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. پوری بحث میں میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ گریس کیا ہے اس پینل کو مائزہ حمید صاحبہ نے, ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے, اسٹالورٹ ہیں اپنی جماعت کی, ویری پرومیننٹ ووکل وائس ممبر آف اے پارٹی. ویلکم مائزہ صاحبہ. جن خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا سیاست میں ہونا بہت ایک ہیپی اومن ہوتا ہے, تو یو ٹو آر ون آف دیم. مزمل اسلم صاحب ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے ویری پرومیننٹ ممبر. اور میں آپ کو اس لیے مزمل بھائی ویری کوڈوز ٹو یو اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو, کیونکہ مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ, کوئی بھی پارٹی ہو اور اس کا کوئی بھی رہنما ہو, ان کے ساتھ اپنا گراؤنڈ سٹینڈ کرنا آج کل کے حالات میں مشکل, آپ نے ماشاءاللہ وہ اچیو کیا ہے. تو آپ کو بہت اس بات کی مبارکباد بھی, اور اللہ آپ کو سیف رکھے, خیر و عافیت سے رکھے. پی ٹی آئی کے تمام تر پرسپیکٹیوز ہم آپ سے حاصل کریں گے. اور ناظرین, تمام تر معاملے پہ نان پارٹیزن ویوز کے ساتھ ڈاکٹر فروخ سلیم ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مایا ناز اکانومسٹ ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں, تمام معاملے پہ اپنے جو نیوٹرل پرسپیکٹیوز ہیں, ویوز ہیں, وہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. ویلکم سر, ویری ہیپی ٹو ہوسٹ یو اگین. بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی مائزہ صاحبہ. وہی آپ سے التجا ہے کہ کیا آپ کو اچھا لگے گا آپ بغیر ایک ریس جیتیں گے؟ ابھی کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی, پی ٹی آئی ڈسمینٹل ہو گئی ہے, آپ لوگوں نے یہ تمام چیزیں 2018 میں دیکھی تھیں. آپ کے دشمن جماعت کے ساتھ, یا چلیں دشمن کہنا ذرا سخت لفظ ہے, آپ کی حریف جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, اور پھر آپ الیکشنز میں لڑیں گے کس سے؟ کیونکہ اس وقت تو آپ دیگر تمام پارٹیز اکٹھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار یور کائنڈ انٹروڈکشن. دیکھیں, بات یہ ہے کہ فارچونیٹ اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کرائسس میں ہوتی ہیں, جب پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ کرائسس میں ہوتے ہیں, جب چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے, تو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیا وہ پریشر کو جو ہے وہ ودسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو جو مینشن میں کرنا چاہوں گی کہ جب انہوں نے ایک مفاقات عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور اس میں میاں نواز شریف صاحب لندن سے آئے, اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑا ہوا تھا انہوں نے, اور ایئرپورٹ پہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پولیس کے حوالے کیا, اور وہ پھر تھانے میں رہیں اور اڈیالہ جیل میں رہیں کافی دیر, اور پھر بار بار کہا جاتا ہے کہ خواتین خواتین خواتین. تو خواتین تو جو ہے ان میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لیڈرشپ, ہماری لیڈرشپ ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو خود, میاں صاحب نے ان کو بھی پولیس کے مطلب حوالے کیا اتھارٹیز کے. میاں نواز شریف صاحب نے خود اپنے آپ کو اتھارٹیز کے حوالے کیا.
फिर जो हमारी टॉप लीडरशिप है, जो फ्रंट की लीडरशिप है, उसमें ख्वाजा साद रफीक है, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब है, वहां पे ये है मुशाहिदुल्लाह साहब थे, God bless his soul. परवेज रशीद साहब थे, और आई मीन द लिस्ट गोज ऑन, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, खाकान अब्बासी साहब थे, उन सबको जेल में लेके गए, सबने जेलें काटी, बट किसी ने ये नहीं कहा कि हमने पीएमएलएन छोड़ देनी है, और किसी ने ये भी नहीं कहा कि अपने वर्कर्स को कि तुम लोग जाओ भाड़ में, तुम लोग को जेलें हों, तुम लोग को मारें, तुम लोग जो मर्जी करो, हम जो हैं हम बेल लेके अपने घर बैठे हुए हैं अपनी बीवी के साथ। ये नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज में। पॉलिटिकल पार्टीज में लीडरशिप जो है वो लीड करती है। यहाँ पे इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहे हैं कि अपने आप को बचाव कर रहे हैं, अपने वर्कर्स, अपने जो पीएमएलएन के पीटीआई के जो लोग हैं उनको कह रहे हैं कि भाई तुम लोग जेल में चले जाओ, बिकॉज आपने इंसाइट किया उन लोगों को कि वो जीएचक्यू पे हमला करे, सॉरी कोर कमांडर हाउस पे, जिना हाउस पे जो है वो हमला करें, आपने इंसाइट किया। तो इमरान खान साहब ने ये इंसाइट किया कि अपनी वर्कर्स को नहीं। हाँ। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। एक खवातीन को उन्होंने कहा कि आप धावा बोलो कोर कमांडर हाउस में। कभी आपने सुना है पार्टीज जो हैं खवातीन को और बच्चों को ढाल बना लें जमान पार्क में भी, और जो है वहां अटैक भी करवाएं, और फिर कहें कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, हमने इनको नहीं कहा था ये जाए भाड़ में, ये जेलें काटे, ये मारे खाएं, ये कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन माइजा साहिबा बात ये मैं तो जेल से निकल गया जी, हूं, और actually, मैं जबान पार्क में सेफ बैठा हूं। लोगों कभी आपने ये सुना है? हैव यू एवर हर्ड दिस कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, फरियाल तालपुर हो, दे हैव ऑलवेज बीन इन जेल। ये तो नहीं मैंने सुना कि कभी सही आप कह रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट अपने कारकुनान को आगे करना है। लेकिन माइजा साहिबा जैसे शीरी मजारी साहिबा की कोई ऑडियो हमने नहीं देखी, उनकी ऐसी कोई ना वीडियो है ना ऑडियो है, ना वो कोई इंसाइट कर रहे हैं कोई लोगों को, मतलब इस तरह भी हमने लोगों को देखा है कि उनको अरेस्ट करके। और 3 MPO ये ब्रिटिश जमाने का कानून है कि जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब जब भी कोई बंदा निकले उसको अदालत बेल दे और फौरी तौर पे उसको दूसरा 3 MPO के तहत नोटिस दिखाएं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर वी हैव टू कीप यू बिहाइंड बार्स अगेन। तो ये एक बड़ी ड्रैकोनियन रिवायत नहीं पड़ गई है? ये इसी वजह से क्या फोर्स किया जा रहा है? इसको सेलिब्रेट तो नहीं किया जा सकता। इतना तो आप गालिबन मान भी रही हैं कि ये फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि आपने शुरू में ही बात यहां से की है कि ये विद स्टैंड प्रेशर करना असल ये की होती है, तो यानी फोर्स तो किया जा रहा है ना आपके दौरे हुकूमत में। देखिए नहीं, मैं नहीं इसको फोर्स कहती, मैं ऐसे ही कहती हूँ कि अगर आपने कानून को अपने हाथ में किया है, अगर आपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो है बिल्डिंग्स हैं उन पे जो है धावा बोला है, उनको जलाया है, रेडियो पाकिस्तान को जलाया है, आपने एयरफोर्स के जहाजों को जलाया है, आपने जो है शहीदों के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जो है गिराया है, तो आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं बाहर के मुल्कों को, स्पेशली जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, कि हम अपनी आर्मी के अगेंस्ट हैं, हम अपने ही लोगों के अगेंस्ट है, हम जो है अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं, तो तुम लोगों को तो कोई जरूरत नहीं है तबाह करने की। अब मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि आप एहतजाज करो या सड़कों पे आओ, हम भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं पिछले 15 साल से, तो हमें कभी ये नहीं कहा गया कि आप चले जाओ कोर कमांडर हाउस में जाके आप जो है धावा बोलो। आई सी, हमें कभी ये नहीं कहा गया। वो कहते हैं जत्थे, हाँ नहीं गलत बात है। देखें ओनस लेना चाहिए उनको, जो है कबूल करना चाहिए कि अगर कहा है। इमरान खान साहब की टॉप लीडरशिप ने व्हाट्सएप मैसेजेस भी है और उन खवातीन के जो इस चीज में इन्वॉल्व थी, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। इसका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो होती है जब आपने कुछ नहीं किया होता, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा का कुछ प्रूव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जेल काटी। यानी आप कहते हैं कि ठीक है, आपके चार्जेस आपने बताए हैं कि ये चार्जेस हैं, इसके बाद फिर करें, तो आप इसको विक्टिमाइजेशन के जुमरे में कंसिडर नहीं करती? गोया ये खान साहब इसे फोर्स्ड डिवोर्स कह के। बिल्कुल विक्टिमाइजेशन नहीं, मैं ये समझती हूँ कि दिस इज इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, और जिसके लिए आप कहती हैं कि वो भुगत रहे हैं अपना किया। जो इंसाइट करता है वो इमरान खान साहब। लेट मी टेक इट अक्रॉस माइजा साहिबा, मैं ये आगे ले जाऊँ बात। जिन्होंने मैं सिर्फ थोड़ा सा, जब ये खवातीन आगे जाके किसी चीज को जलाएंगी, घिराव करेंगी,
या खवातीन नहीं चले, मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल वर्कर्स, कोई भी हो, पॉलिटिकल खवातीन, वर्कर्स मर्द, को हर ठीक है। बंदे को कॉन्सिक्वेंसेस। मुजम्मिल साहब पे फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपका कैमरामैन पीछे खड़े बैठे आपकी पूरी इक्विपमेंट जला दें तो आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ही स्कॉट फ्री चला जाए, चाहे आप ही कहें उनको, चाहे आप ही कहे कि कैमरा जला दो। हाँ, वो बेचारे कैमरामैन के वो खौफजदा हो गए, मुझे मतलब हुआ बताया कि जा रहा है। आप पीछे हट ठीक है, गए और मैं- आप उस कैमरामैन को जिम्मे लगा दे सब कुछ। मुजम्मिल साहब भी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। मुजम्मिल साहब, फोर्स डिवोर्स कहा जा रहा है खान साहब की तरफ से, लेकिन माइजा साहिबा को आपने सुना, वो कहती हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं, और कुछ वीडियो बयानात तो चल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, जो कि पहले दिन से डे 1 से गर्दिश कर रहे हैं, सिंस 9th of May ऑनवर्ड्स, जिसमें आपकी कुछ खवातीन रहनुमा सुनी जा सकती हैं, तो उसी चीज का कॉन्सिक्वेंस है, और मकाफाते अमल भी उसको कहा जा रहा है आपके सियासी ओपोनेंट्स की तरफ से। मुजम्मिल साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर ले प्लीज। जी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और उसकी जो है भरपूर मजम्मत भी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिन्होंने ये किया है उनको बाकायदा तौर पे जो है उनके एविडेंसेस जिनके हैं उनको जो है कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए डिफेंस का, और ट्रायल होना चाहिए, और जो है अगर उन्होंने किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल सजाएं दें। अब बात ये आ गई कि ये जो बातें हो रही हैं कि हम 400 दिन जेल में रहे, 300 दिन जेल में रहे, या 3 दिन में जेल से भाग गए। देखें, ये एक साथ 8,000 से ज्यादा लोग इस वक्त पाकिस्तान में अरेस्ट हुए हैं। मुझे जो है, मैं बड़े एहतराम से मिस माइजा से पूछता हूँ कि एट अ टाइम आपके कितने लोग, इंक्लूडिंग लीडरशिप एंड वर्कर्स, हिस्ट्री में 93 से आप ले लें, 91 से आए हैं ये इनकी पार्टी, मुझे बता दें कि एट अ टाइम एक साथ कितने वर्कर इनके अंदर गए। और अब बात ये हो गई कि ये कह लें कि जी किसी ने भड़काया है, हाँ ठीक है, जिन्होंने भड़काया उनको भी आप पकड़ लें, ठीक है, और जिन्होंने नहीं भड़काया उनको क्यों पकड़ लिया आपने? मिसाल के तौर पे असद उमर ने क्या भड़काया था? शाह महमूद कुरैशी ने भड़काया था? इस तरह के जो लोग हैं उन्होंने तो नहीं भड़काया था ना। जिन्होंने भड़काया, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एग्री करता हूँ कि उनको भी आप पकड़ लें, उनको भी आप उनकी भी आप डिग्री ऑफ भड़काना देख लें कि अगर किसी ने कहा लिबर्टी चौक पहुंच जाओ, तो वो भड़काना नहीं है, वो तो लिबर्टी चौक तो पूरे 1.5 साल से ये लोग वो कर रहे हैं तमाम चीजें। हैविंग सेड दिस ऑल, ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, ये ऑप्टिक्स हो रहे हैं, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि टीवी चैनल सुबह से लेकर रात तक ये इसने पार्टी छोड़ दी, इसने पार्टी ले ली, इसने पार्टी ये कर दी, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई खबर ही नहीं है क्या? ये बात सही है। हालात, हाँ, मुल्क के माशी हालात, रुपए की कदर देखें माशाल्लाह से, रुपए की कदर छुपाया जा रहा है सारा कुछ, उसके पीछे IMF जो है हाथ से निकल गया हुआ है। रुपए की कदर को देख लें। अभी जो है नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने इस साल की GDP, हमारी माशी कारकर्दगी क्या थी वो बतानी थी, उसकी मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं। ये तमाम चीजें जो है ये भी पाकिस्तान की सलामती की वो लिए जरूरी है, और इनको अगर हम इनको छुपा के कारपेट के नीचे हम रोजाना जो है ये चलाते रहे, एक बात हो गई, तय हो गई। लेकिन मुजम्मिल साहब, शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि वो बजट पे इजलास कर रहे हैं, और वो बाकायदा उन्होंने कहा है कि मैं अभी बजट में, अपकमिंग बजट में कौम को रिलीफ भी मिलने वाला है, पेट्रोल की कीमतें मजीद कम होने वाली हैं। तो आपका क्या ये व्यू आप सस्टेन कर रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं कि कोई देख ही नहीं रहा है इस तरफ, बिहाइंड क्लोज डोर्स गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं उनका तो यही एजेंडा है, कर ही रहे हैं वो लोग अवाम के लिए? देखें, क्लोज डोर इकोनॉमिक्स में कोई एजेंडा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स कहती है मार्केट को आप कॉन्फिडेंस दें, ठीक है ना? हाँ, और सही बात है। जो ये सियासी दाव पेच नहीं है कि आप कमरे के अंदर छुप करके बैठते, मार्केट को सब पता होता है मईशत किस तरफ जा रही है। जब आपका वजीर खजाना मंजर आम पे ना हो, वजीर आजम जो है सिर्फ ये बोल के मैं रिलीफ दे दूंगा, रिलीफ कैसे रिलीफ दे देंगे? अंडर व्हाट कैपेसिटी? आपके पास क्या बफर्स हैं? आपके पास क्या एक्स्ट्रा इनकम है? आपके पास क्या चीज आ रही है? आप अगर रिलीफ दे देंगे और उसको मजीद कर्ज लेकर आपने रिलीफ देना है, और फिर उसके बाद इस वक्त तो माशाल्लाह से कोई पाकिस्तान को कर्ज भी नहीं मिल रहा। मैं तो ये परेशान हूँ कि चले IMF से नहीं आता था, PTI के दौर में भी IMF के साथ 2 दफा पॉज लगा, एक दफा 1 साल का, एक दफा 6 महीने का। उस दौरान बाकी दुनिया से तो पैसे आते रहे थे ना, रिजर्व्स बढ़ रहे थे।
बाकी दुनिया से भी पैसे आना अच्छा बंद हो मुजम्मिल गए। साहब, इस बात का एक जवाब जरूर फरमाइएगा, फिर मैं ये आई टेक इट अक्रॉस टू फरोख सलीम साहब। सिर्फ एक मुख्तसरन इतनी बात फरमा दें कि जो गवर्नमेंट है वो ये कहते हैं कि सारा कुछ आपने ही सबोटाज किया है, क्योंकि अभी भी आप अमरीकी जो कांग्रेस मैन हैं और आप उनके साथ राब्ते में हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस के साथ राब्ते में हैं, उनको आप बता रहे हैं पाकिस्तान तो बिल्कुल डूब गया, खप गया, मर गया। इस वजह से भी एक नेगेटिव जो एक पल्स है वो पाकिस्तान से भेजने वाले और कोई नहीं, आप लोग ही हैं जो अमेरिका भेज रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब से ये हुकूमत बनी है 7 दफा जो है वजीर खारजा हमारे पाकिस्तान से अमेरिका गए हैं, वजीर आजम भी 2-3 दफा गए हैं, इमरान खान कितनी दफा पाकिस्तान से बाहर गए या अमेरिका से गए हैं। दुनिया देखती है। और इसमें पहले देखें, हम पे इन्होंने कहा कि हमने IMF सबूताज कर दिया। आजकल ये IMF पे बयानियां ढूंढ रहे हैं कि IMF जो है पाकिस्तान की मईशत को सबूताज कर रहा है। तो बात ये है कि ठीक है ना, आजकल तो हम यही बयानियां सुन रहे हैं ना कि जी वो IMF जो है कुछ बैरूनी एजेंडा पाकिस्तान से कोई खास चीज कराना चाहते हैं। 1998 वाली बात कर दी थी बीच में इसहाक डार साहब ने कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हमारे शायद उसको डिफ्यूज करना चाहते हैं। अच्छा, ये चीजें जब हम PTI IMF से डील करती थी तो तब इनको याद नहीं आता था, और जब जैसे ही PTI की हुकूमत खत्म हुई तो ये IMF के चाहिए थे, IMF इनके लिए सब कुछ था। अब IMF ही जो है सारा कुछ इनका बिगाड़ है, तो इनका तो कोई कसूर ही नहीं है ना। वो मैं कल एक PTI के PDM के PMLN के SN इकबाल साहब कह रहे थे कि PTI ने रुपए की कदर को मसनूई तौर पे 180 रखा हुआ था, जिसकी वजह से महंगाई हो गई। रुपए की कदर कुछ और होनी चाहिए थी। हमारे कान पक गए थे हमारी हुकूमत के दरमियान कि रुपया जो है 180 रुपए 175 रुपए हो जी गया। जी जी बिल्कुल। और बल्कि आप लोग भी मजे की बात है, मुजम्मिल साहब यही तनकीद करते थे डार साहब पे कि उन्होंने भी आर्टिफिशियली रुपए को जो है वो ऊंचा रखा हुआ था एज कम्पेयर टू द डॉलर। मैं फरूख साहब मुस्कुरा भी रहे हैं इस बात पे, मुझे लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं फौरी तौर पे वापस आती हूँ मुजम्मिल साहब। मैं ये फरूख साहब से इसके व्यूज और फिर ऑब्वियसली टू द रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। स्टे विद अस नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फरूख सलीम सर, ओवर टू यू। आप बताइएगा ये मईशत की जबोहाली का कौन गोया जिम्मेदार है? आप अभी भी माशाल्लाह द स्माइल इज इंटैक्ट। आप इसके ऊपर थोड़ा तबसरा फरमाइएगा कि ये किसने दरअसल ये भट्टा बिठाया है पाकिस्तानी मईशत का। हम सेंटिमेंट्स जो दे रहे हैं वो भी आप इसके ऊपर भी तबसरा करें। और ये जो सियासी हालात हैं, क्योंकि दो व्यूज है ना, एक तो ये PTI वाले कह रहे हैं भाई अब करें क्या, हमारे लोग, जाहिर है हर किसी की फैमिलीज हैं, कारोबार है, घर बार है, उनको आप अगर ये कहेंगे कि आपके ऊपर आर्मी एक्ट लागू हो जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में आपका ट्रायल होगा, तो वो जाहिर है हर कोई मजबूर होकर कहेगा भाई हमें माफ करो। दूसरा व्यू जो गवर्नमेंट का व्यू है वो ये कहते हैं, जैसे अभी माइजा साहिबा ने भी ये बात रेजोनेट की है कि हमारे तो मुश्किल तरीन हालात में लोग इस तरह से नहीं टूटे, हमने इतनी जेलें भुगतने के बाद भी पार्टी इंटैक्ट रखी। योर टेक। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ इमरान खान साहब से अपनी सियासी करियर में या शायद अपनी पूरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है कि तशद्दुद और सियासत में तफरीक नहीं कर पाए। एक होता है दहशतगर्दी का अमल यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी, और एक होता है सियासी अमल यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट तस्वुरात हैं, कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इमरान खान साहब या उनकी आला तरीन क़यादत जो है PTI की, वो तशद्दुद और सियासत में तफरीक भूल गई या वो नजरअंदाज कर दिया या तफरीक समझ नहीं पाई। देखिए, जो कुछ 9 मई को हुआ वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले नहीं हुआ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कुछ हमने 9 मई को होते हुए देखा। अब उसका एक तो सियासी एंगल है, एक कानूनी एंगल है, एक माशी एंगल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो उसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है। ऐसा कोई भी सानिया जब किसी मुल्क में होता है उसके एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। वो पता चलता है कि कहा जा रहा है कि लाहौर में जो तखमीना है, जो इमारतें जलाई गई, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आग लगाई गई, वो कोई 800 या 900 करोड़ रुपए की थी। इसका एक 800 या 900 करोड़ रुपए सिर्फ लाहौर की इमारत का नुकसान हुआ है सर? ये एस्टिमेट तखमीने जो हैं ये सामने आए हैं। जो बात करना चाह रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। देखिए, होती है कि जब अपनी है मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है
वो अपने ही मुल्क के फौज के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कर देती है, तो उसका जो असर है, जो माशी असर है, वो कहा जाता है कि अगले 6 से 7 क्वार्टर्स तक रहता है। और जो माशी इम्पैक्ट है वो कहा जाता है कि तकरीबन 1% जीडीपी का नुकसान होता है, जो अगले साल या 18 महीने तक जारी रहे। अच्छा, तो अगर यानी आपने तो क्वांटिटेटिव ही आपने दिलचस्प बात की है। अभी तक हम इसके सिर्फ सियासी एंगल्स देख रहे थे, आपने इसका मुआशी एंगल भी एक बताया है हमें। ये 130 ममालिक की एक स्टडी है, उसमें ये क्वांटिफिकेशन की गई है, और उसके हिसाब से पाकिस्तान का जो नुकसान है, जो 9 मई का माशी नुकसान है, जो अगले 12 से 18 महीनों में हमें सहना पड़ेगा, वो लगभग $3 अरब का बनता है, विच इज 1%। तो आप सोचिए इसका बहुत बड़ा नुकसान है, एक तो शॉर्ट टर्म वाला, और लॉन्ग टर्म उससे भी बड़ा नुकसान हुआ। यानी सिर्फ ये 2 रोज में 9-10 मई के जो ये मामलात थे या एनआरकी जो कुछ होता रहा मुल्क में, उसका इतना आप एक क्वांटिटेटिव लॉस आप उसका एस्टिमेट करके बता रहे हैं। जी देखिए, दूसरा इशू ये है कि नौजवान नस्ल को जो एक वो जाली इनकलाब में का ड्रामा रचाया गया। देखिए 4 बड़ी निशानियां होती हैं जाली इनकलाब की। अगर आपने तफरीक करनी है जाली इनकलाब और असली इनकलाब में, जाली इनकलाब में आपको फेक अकाउंट नजर आते हैं, जाली इनकलाब में आपको फेक न्यूज बहुत सारी नजर आएंगी। जब जाली इनकलाब होता है वो हैशटैग की कैंपेन्स आपको उसमें बहुत सारी नजर आती हैं। जो जाली इनकलाब होता है उसमें झूठे बयानियों का इस्तेमाल होता है। अब आप जरा गौर कीजिए कि इमरान खान साहब का जो पहला बयान था उसमें वो कहते हैं कि जो एजेंसी के लोग हैं उन्होंने ये किया है 9 मई के वाकयात में जो है वो इन्वॉल्व। दूसरा बयान उनका ये आया था कि पीटीआई के लोग जो हैं वो उसमें शहीद हुए। अब ये शख्स ये दोनों बयान दे रहा है। पहले बयान गौर करें कि एजेंसी के लोग जो हैं वो 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व थे। दूसरा बयान आता है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा से यही होगा जो 9 मई को हुआ। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। तो जाली इनकलाब की निशानी ये है कि आपके सामने झूठे बयानियां आएंगे। जाली इनकलाब की निशानी ये है कि आपके पास फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जाएंगे, फेक न्यूज आएंगी, हैशटैग की कैंपेन चलेंगी। असली इनकलाब जो है उनका इन्हिसार जो है वो फेक अकाउंट्स पे नहीं होता, वो फेक न्यूज पे नहीं होता, वो झूठे बयानियों पे नहीं होता। अच्छा, इस वजह से आप कह रहे हैं कि ये गोया ये पूरा इनकलाब एक ये जाली आप इसको कह के बता रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं। मैं मुजम्मिल साहब से इसका बड़ा रेलिवेंटली जवाब जरूर मांगूंगी, लेकिन ये कि ये सारी बातें माइजा साहिबा क्या हुकूमत के पास क्या एक स्ट्रेटजी है अवाम को रिलीफ देने की? आप अगर IMF के पास नहीं जा रहे, आप दीगर भी कहीं और नहीं जा रहे, ये बात उन्होंने पिन पॉइंट की। फयाजुल हसन चौहान साहब, मजे की बात है कि वो अगर हमारे पास पड़ा है मुझे बताएं ताकि हम उसके ऊपर बात करें। आज तो वो बड़े गुस्से में नजर आए जब उन्होंने पार्टी से एग्जिट किया है, लेकिन जब उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, वो आई थिंक हमारे पास है, वो उनको सुनाए। वो तो इमरान खान जिंदाबाद के और नारे लगा रहे थे, ये सुनिएगा वो क्या कह रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। बड़े जोशीले नारे। तो ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट की स्ट्रेटेजी हुई फिर माइजा साहिबा? आज तो वो कह रहे थे कि ये तो ट्रेनिंग दे रहे थे कि फौजी तंसीबात पर हमले करें। 1 मई को जो लेबर डे था उस रोज उन्होंने रैली को ट्रेनिंग दी है और गिरफ्तारी देने से पहले वो ये नारे लगा रहे थे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात की जा रही है कि आम आदमी की बात भी की जा रही, आम आदमी की बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो असल में तब्दीली चाहती हैं और वो चाहती हैं कि लोगों की जिंदगियों में जो है रिलीफ आए। जो इमरान खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली 4 सालों में तबाही की, वहां उसमें आप जीडीपी देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, महंगाई देख लें, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं उन्होंने कि जिसे जो है हम लोग पिकअप करके आगे उसको जो है कोई अच्छे तरीके से आवाम को उसका रिलीफ दे सके। हमें बिल्कुल वही जब मियां नवाज शरीफ साहब इकोनॉमी छोड़ के गए और वो एक टेक ऑफ पोजीशन में थी, उधर से हम ग्राउंड जीरो पे आ गए। तो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब का जो फोकस था वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे था। उनका फोकस इस चीज पे नहीं था कि उन्होंने लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लानी है थ्रू इकोनॉमिक रिलीफ या माशी रिलीफ से। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि जी अब ये क्यों मीडिया सिर्फ दिखा रहा है
बिकॉज इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप अब इकोनॉमी में चले जाए। मैं इकोनॉमी के मुजम्मिल साहब पे आप कह रहे अगर हैं, हमने topic change हो गया। अगर हमने IMF से डील नहीं की, तो इसलिए नहीं डील की फिलहाल क्योंकि उन्होंने इतनी कड़ी शर्तें रखी हैं कि वो आम आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकेगा अगर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट उन पे आएगा। तो हमने ईरान से जो है वो डील की, हमने जो है रशिया से की, हमने जो है चाइना से की, हमने उनसे बात की, उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए। अब जो है आम आदमी को रिलीफ देने की अच्छा, पूरी कोशिश की जा वहां पर रही आप है। दूसरे तो एवेन्यूज की तरफ आप जा रहे हैं। खान साहब कहते थे हम भी वहीं जा रहे हैं बाय द वे। हाँ, और फिर नहीं, और मैं दूसरी बात ये करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब नहीं किसी दूसरे मुल्क में गए तो उन्होंने क्या, मियां नवाज शरीफ साहब तो जाते थे किसी मुल्क में तो जाके वहां से कोई चीज लेके आते थे, अपनी कोई पैकेज लेके आते थे अवाम के लिए, कोई प्रोजेक्ट लेके आते थे। इमरान खान साहब ने तो कोई प्रोजेक्ट और नहीं किया, एक्सेप्ट ये कि जो मलिक रियाज साहब के साथ डील की जिससे जो है वो पब्लिक एक्सचेकर को कितना नुकसान हुआ। और फिर ये बहुत बदकिस्मती की बात है, बहुत बदकिस्मती। ठीक है, आई विल टेक इट अक्रॉस, मैं ये ले जाती हूँ आगे। अरे ऑनरेबल कोर्ट जो हैं वो बुलाते हैं इमरान खान साहब को और कहते हैं कि गुड टू सी यू। अच्छा, वो तो माइजा मुझे साहिबा वो समझ कहते नहीं हैं कि आ मैं रही तो कि सबको ये कहता हूँ, मोजेस चीफ जस्टिस का ये बयान है, उन्होंने कहा है कि मैं तो सबको ये कहता हूँ। देखिए, जस्टिफिक द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज कि आप इतना कुछ करके, आप जलाओ घराव करके, मुल्क को तबाह करके, 60 अरब का टीका लगा के आप कहें कि जी आपको सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, ओके गुड टू सी यू, सही है, मतलब मैं और नहीं, एक मिनट मर्सिडीज में आपको बुलाया जाए, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो मैं माइजा साहिबा ये क्योंकि आगे ले जाती हूँ वाला मामला और मेरे पास टाइम भी चुके इतना कि दोनों के व्यूज आ जाए। माय पॉइंट इज कि जो है तो ये जो बात कह रहे हैं ना कि जो आप इकोनॉमी पे बात करें, आप इस पे बात ना करें, सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात ये है कि आप फयाजुल हसन चौहान को देख लें, उनका बयान क्या है कि मुझे तो ओनरशिप ही नहीं दी पार्टी ने। जी मैं यही कह रही हूँ, मेरा अर्थ था वो गिरफ्तार होने से पहले तो नारे लगा रहे थे इमरान खान के। ठीक है, अच्छा नहीं तो नहीं, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फेस किए हैं तो उनको आपने मेंशन भी नहीं किया कि भाई ज्यादती कर दी आपने मुजम्मिल साहब, फयाजुल हसन चौहान और इस तरह के दीगर लोगों के साथ। ठीक है, आई टेक इट अक्रॉस माइजा साहिबा, मुझे इजाजत दें ताकि नहीं, मैं एक और बात, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, दोनों के दीगर भी व्यूज चाहिए मुझे। सिर्फ मैं ये कहना चाह रही हूँ, कि देखिए आप अमेरिकन कांग्रेस वुमन को फोन करते हैं, व्हाट इज द बिग डील, वहाँ पे आप क्या जो जूम कॉल उनकी लीक हुई है, ठीक है, कि मुझे जो है बचाओ, मुझे बचाओ, लोग भाड़ में जाएं, मुझे बचाओ। मैं ये ले जाती हूँ, बड़े सारे पॉइंटर्स हैं आगे ले जाने और मुझे देर तक कहा जा रहा है। माइजा साहिबा, आई विल गो टू अ ब्रेक और फिर वापस आके मुजम्मिल साहब एंड फरूख सलीम साहब, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन जी। मुजम्मिल साहब, यू हैव अ लॉट टू रिस्पॉन्ड टू। आप जवाब किसका देना पसंद करेंगे? आपको क्वांटिटेटिवली बताया है डॉक्टर फरूख सलीम ने कि कितने नुकसानात हुए हैं ये जो 9 और 10 मई के जो हमले थे उसके बाद, और दूसरा माइजा साहिबा ने भी बताया है कि अब जाहिर है कांग्रेस वुमेन को बाकायदा खान साहब कह रहे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं, मजे की बात है, जिन्होंने उनको अपेरेंटली साजिश करके निकाला था, आउस्ट किया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात पे जवाब दे देता हूँ क्योंकि वो मेरे से काफी रेलेवेंट भी हैं चीजें। पहले तो उन्होंने कहा कि जाली इनकलाब और ये वो सारी चीजें, मैं 2 मिनट के लिए इनकी बात को कहता हूँ कि जाली इनकलाब होगा, जाली ट्विटर्स होंगे, जाली कोई सपोर्ट नहीं होगी। तो सबसे आसान तरीका ये है कि बैलेट बॉक्स से फारिग करें, इलेक्शन कराएं और उड़ाएं, और जो है फिर उसके बाद बात ही खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप अगर लोगों को ये एक्सपोज कर दें, हाँ जहाँ एक्सपोज करें, खत्म करें, ठीक है ना। अभी लेकिन वो इस पिछले एक साल में 37 इलेक्शन हुए जिसमें से 30 वो जाली इनकलाब, जाली हैशटैग, ऊपर से फरिश्ते शायद वोट डाल के चले गए और वो हो गया। तो पहला तो आर्गुमेंट ये। दूसरा आर्गुमेंट डॉक्टर साहब ने निकाला माशाल्लाह से $3 अरब का, मैंने इनके आर्टिकल में भी देखा था, मैं खुद बड़ी जुस्तजू कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये अगले 18 महीनों में ये नुकसान कतरा करके जमा करके उन्होंने बताया कि $3 अरब का हो जाएगा। तो बड़ी मेरी ख्वाहिश होगी कि इसका ब्रेकअप दे दें, किस जगह से किस तरह का लॉस है, ताकि हम भी थोड़ी अपनी मालूमात में इजाफा करें
क्योंकि हम तो तालिब इल्म है, हमें हमारी इतनी अभी समझ नहीं है जो डॉक्टर साहब बता देंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को सिर्फ ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब सिर्फ आधा 1 मिनट दे दें। पिछले साल इस हुकूमत ने कहा था कि 5%, आप तो 1% GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 5% का इन्होंने टारगेट रखा था। और इस साल जो है डॉक्टर साहब के हिसाब से माशी ग्रोथ कितनी हो रही है, मैं कहता हूं कि क्योंकि 8.1% सनत की प्रोडक्शन डाउन है, ग्रोथ डाउन है 9 माह में। जितनी भी रबी क्रॉप्स थी वो 10 से 35% के दरमियान डाउन है। सर्विसेज सेक्टर वैसे तबाह हुआ है। हुकूमत अभी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह मनफी ग्रोथ ना हो। चले, हुकूमत की कोशिश के बावजूद ऊपर से आप लोग कांग्रेस वुमेन को फोन कर करके शिकायतें लगा रहे हैं। देखिए, वो हम मईशत की GDP ग्रोथ की थोड़ी शिकायत लगा रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है और वो तो हम करते रहेंगे, अगर किसी को बुरा लगता तो लगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, वो कोई अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं तो है। ह्यूमन राइट्स, हाँ तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं बीबी, गुलामी की बात नहीं कर रहे। गुलामी करनी होती तो फिर क्या बात थी? मैंने नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा एट द कॉस्ट ऑफ इंटरप्टिंग यू, मैंने नहीं कहा। मैंने इमरान खान साहब ने कहा है कि हम गुलाम नहीं है, कि हम कोई गुलाम है। आपको पता नहीं, याद है आपको स्टेटमेंट? मैंने आपको पूरी बात करते सुना, एक दफा भी नहीं बोला बीच में, क्योंकि मैं आपको पूरा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि आप राइट है। सॉरी जी, प्लीज गो ऑन। ठीक है, तो ये जो है जो GDP का जो इस वक्त 1% का तखमीना, मैं जरूर चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अभी वजाहत कर दें थोड़ा, नहीं तो जरूर आर्टिकल में बताएं। और ये जो एक साल में 14 महीने में 14,000 अरब कर्ज लिया गया, 75 साल की तारीख की जो है महंगाई, 75 साल का सबसे ऊपर शरह सूद, उसके ऊपर बेरोजगारी, वो उसका क्या हिसाब किताब है, कौन देगा? सही ब्रेक डाउन मांगा है मुजम्मिल साहब ने। सर्टिफिकेट देते हैं कि ये फारूक साहब, डॉक्टर साहब पुरजोर इसरार पे आपने एक और गालिबन आर्टिकल लिखना है और फिर आपने ये ब्रेक डाउन बताना है कि ये किधर किधर से आपने निकाले हैं ये जो इतने 3 पता नहीं कितने करोड़ रुपए हैं। देखिए, जो मईशत के हवाले से कह रहे हैं वो बड़ी हद तक कह रहे हैं। अप्रैल 2022 में जब नई हुकूमत आई थी, उसको विरसे में 2 चीजें मिली। एक, पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा था, कोई 5-5.5 हजार अरब का, और एक पाकिस्तानी तारीख का बुलंद तरीन तिजारत का खसारा था, कोई 45 अरब डॉलर। अब वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू आर इन अ डिच, स्टॉप डिगिंग, स्टॉप डिगिंग। तो ये PMLN की हुकूमत जब आई है, उस वक्त उनके विरसे में एक खाई में थी हमारी मईशत, और उस वक्त से आज तक PMLN या PDM की हुकूमत ने खुदाई बंद नहीं की। अच्छा, यानी कि और गहराई में हमारी मईशत को लिए चले जा रहे हैं। देखिए, जो महंगाई अब खासतौर पे खुराक की कीमतों की महंगाई की शरह आ रही है, वो लगभग 50% के करीब आ रही है। जो लेटेस्ट फिगर्स इस महीने की आई हैं, वो कह रही हैं कि 23% तो बिजली की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ गई है, जो बहुत ही एक खतरनाक इशारिया। डीजल की जो सेल है वो 50% डाउन है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जो पोर्ट से सामान बाकी शहरों में जाना है, बस ये कि कंक्लूसिव बात हो जाए, एक जुमला अगर आप फरमा दें जो मुजम्मिल साहब ने आपसे ब्रेक डाउन मांगा है। इज देयर एनी? ये मेरी अपनी कैलकुलेशन नहीं है, मेरा अपनी जो है वो फिगर नहीं है। ये IMF की स्टडी है, उसमें 130 ममालिक की स्टडी की गई थी और 130 ममालिक के ऊपर ये स्टडी बेस्ड है कि अगर इस किस्म की कोई नेशनल इवेंट होता है जो सिमिलर टू 9th of May, तो उसका असर जो है जो सरमायाकारी पे होता है, जो सरमायाकार अपना पैसा लेके भाग जाते हैं, जो गैर यकीनी की फजा हो जाती है, उसके नतीजे में उस मुल्क की 1% ऑफ GDP का नुकसान अगले 6 क्वार्टर्स तक जिंदा रहता है। ये स्टडी का नतीजा है और मैंने सिर्फ अप्लाई किया है कि 1%। आई सी, वेरी वेल, आपने बता दिया एग्जैक्टली कि आपने किधर से ये अपने साइटेशंस आपने लिए हैं और आपने डिराइव किए हैं। नाज़रीन, आई विल थैंक द लेडी एंड बोथ द जेंटलमैन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।